यस सर। ओके। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया था? नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है। जी सर। आज हम देखेंगे एक्चुअल में नर्स्ट इक्वेशन आया कहाँ से। ठीक है, बेसिकली उसका डेरिवेशन। ठीक है। तो जी ये सर। जो डेरिवेशन है आपका, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में भी एक फॉर्मूला आता है, उसी में पुट करके हम इसे निकालते हैं। ठीक है। तो टॉपिक डालते हैं, डेरिवेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। डेरिवेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। एक मिनट। Derivation of Nernst equation from thermochemistry. From thermochemistry. ठीक है। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, डेरिवेशन हम करते कैसे हैं। बेसिकली हमने एक फॉर्मूला लिया था, डेल्टा जी इक्वल्स टू, मैंने लिख दिया -NF(E)सेल। ये तो फॉर्मूला से रूबरू हैं आप। ठीक है। जी फिर सर। अपने पास एक आता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -NF(E0) सेल, जिसमें नॉट लग गया। ठीक है। वो आपका क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री चेंज। ठीक है, स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है। और ये नॉर्मल गिब्स फ्री एनर्जी है। ठीक है। और एक आपको थर्मोडायनेमिक से, ठीक है, थर्मोकेमिस्ट्री से बेसिकली डेल्टा जी का फॉर्मूला मिलता है। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट माइनस 2.303, ठीक है, आर टी लॉग क्यू टू द बेस 10। ठीक है। ये थर्मोकेमिस्ट्री से, थर्मोडायनेमिक्स वगैरह पढ़े होंगे क्लास 11th में, तो वहां से ये फॉर्मूला आता है। ठीक है। अब ये देखिए डेल्टा जी का जो वैल्यू है, बेसिकली डेल्टा जी का वैल्यू क्या है आपका, -NF(E)सेल। ठीक है। इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट का वैल्यू क्या है, -NF(E0) सेल। ठीक जी है। सर। और उसके बाद -2.303 RT लॉग क्यू टू द बेस 10 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आता है कि हमें पता है कि क्लास 11 से ही हमने ये सीखा है कि Q जो होता है रिएक्शन कोसेंट। Q क्या होता है आपका, रिएक्शन कोसेंट होता है। ठीक है। एक होता है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और दूसरा होता है रिएक्शन कोसेंट। तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है K, उसको बस इक्विलिब्रियम पे लिखा जाता है, और जो Q है ना, अदर देन इक्विलिब्रियम पे होता है। ठीक है। अदर देन इक्विलिब्रियम पे अगर Q इज इक्वल टू आपका K हो जाता है, तो वही हो जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है। तो यहाँ पे Q जो होता है अदर देन इक्विलिब्रियम, और इसका वैल्यू क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है। अब बस हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। अब देखिए खुद से मैथ्स यहाँ लगाएंगे, और मैथ्स लगा के हम क्या करेंगे, इसको इस साइड लेके आएंगे, पॉजिटिव लेके पॉजिटिव बनाएंगे। बेसिकली इसको इस साइड लेके आ जाएंगे। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, अगर हम लिख दें तो यहाँ क्या आएगा, ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल -2.303 RT/NF, और log Q के जगह हम क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और टू द बेस क्या आ जाएगा, 10। लिखने की जरूरत नहीं है, बेस 10 को लिखना जरूरी नहीं होता। ठीक है। आप डिटरमाइन कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। एंड दिस इज योर नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है। यही तो बताया था मैं, ई सेल इज इक्वल टू यस ई सर। नॉट सेल -2.303 RT/NF लॉग प्रोडक्ट अपॉन लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है। जी सर। तो ये समझ में आ गया। तो ऐसे हम डिराइव करते हैं किसका वैल्यू, नर्स्ट इक्वेशन फॉर्मूला। ठीक है। हमें पता है कि टी कितना होगा। अगर स्टैंडर्ड देखें तो टी आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, एफ 96,500 कूलम हो जाएगा, आर का वैल्यू 8.314। तो इस हिसाब से अपना जो फॉर्मूला आएगा वो ऐसे आ सकता है, ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल, ये पहले भी लिख चुके हैं, -0.059 अपॉन एन आ जाएगा, और उसके बाद लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। यही तो लाए थे हम लोग। ठीक है। जी सर। तो यहाँ से ये फॉर्मूला हम ऐसे डिराइव करते हैं। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और करेंगे जेई का, बहुत ही अच्छा सवाल। ये लिख लिया आपने? एक मिनट। जी सर।
चलिए इसे स्लाइड मतलब चेंज कर रहा हूँ स्लाइड में। देखिए एक सवाल है अपने पास कि सेल है अपने पास Zn सॉलिड में स्लैश ZnSO4, ठीक है। ZnSO4 यहाँ पे है इक्वस में डबल स्लैश, ठीक है। डबल स्लैश जो होता है बेसिकली ये सॉल्ट ब्रीच के लिए होता है। किसके लिए? सॉल्ट ब्रीच के लिए होता है। और फिर आ जाता है यहाँ पे CuSO4 इक्वस में स्लैश Cu सॉलिड में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या दे रखा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn+2, ठीक है। Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन जो है इज 10 टाइम्स the concentration of is 10 times the concentration of Cu+2, ठीक है। एंड डेल्टा G इक्वल्स टू, पूछ रहा है व्हाट इफ इनॉट सेल इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट, ठीक है। ये आपका जेई एडवांस 2017 का है, एडवांस यस सर। 2017 का सवाल है। बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत आसान सवाल है। इसका ऑप्शन भी दे देता हूं मैं, ठीक है। ऑप्शन भी दे देता हूं मैं। ऑप्शन में देख लेंगे हमारे पास ऑप्शन में जो सबसे पहला है वो 2.303 RT, 2.303 RT प्लस 1.1 F है, RT प्लस 1.1 F। बी जो है आपका 1.1 F, सी जो है आपका 2.303 RT -2.2 F है, एंड डी जो है आपका वो -2.2 F है। तो हेयर इज योर 4 ऑप्शंस, ठीक है। जिससे पता चल जाएगा कि आंसर को किस टर्म में लेके आना है हमें, तो और आसान हो जाता है। सर इसमें प्रोसीड हम कैसे करेंगे? बस वही बोला, ई सेल लगाइए, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF, ठीक है। चूंकि RT इसलिए रखना जरूरी है क्योंकि अगर आपने रिमूव कर दिया RT को तो 0.059 ऑप्शन में है नहीं, RT दिख रहा है, तो उसको उसी के टर्म में रखिए, ठीक है। अब जी रिएक्टेंट सर। और प्रोडक्ट कौन है उसका वैल्यू रख देंगे नर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। तो वो अब तो यहाँ पे 10 एक दी चीज हुई है। क्या, 10 टाइम्स दी हुई, वो तो 10 टाइम्स दी हुई हाँ है। वो तो सॉल्व हो जाएगा। फिर आपका ई नॉट सेल का वैल्यू 1.1 वोल्ट दे रखा है। फिर आपको प्रीवियस स्लाइड में आपको मैंने डेल्टा जी का एक फॉर्मूला दिखाया था। तो फिर तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हो गया आंसर। नहीं, फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, चेक करिए। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा। अच्छा नीचे एन भी तो है। हाँ तो ऊपर जाएगा। बेसिकली ई सेल का वैल्यू निकाल के डेल्टा जी में पुट कर दीजिए। डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है? -NF ई सेल। तो फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, हम फाइंड आउट कर सकते हैं ई सेल का वैल्यू। सर फिर और सी उस, पार्ट हो जाएगा। हाँ सी पार्ट हो जाएगा। वेरी गुड, आपने सॉल्व किया। नहीं सर, मतलब अब आपने बोला ना वो डेल्टा जी इज इक्वल टू -NF ई सेल, तो हाँ 1.1 तो रहेगा ही। यहाँ देख 1.1 लीजिए, जो ई सेल इज इक्वल टू 1.1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या आ हाँ जाएगा माइनस टू 2.303 पॉइंट थ्री आर जीरो टी थ्री आर अपॉन टी एन एफ। ओवर ओवर 2 हो जाएगा। 2F में हाँ ले ले रहा हूँ 2F क्योंकि ये, लेकिन हम क्योंकि ये 2 है कैसे तो डिसाइड नीचे करेंगे 2 हो प्रोडक्ट जाएगा। कौन है जी रिएक्टेंट सर। कौन है? रिएक्टेंट हाँ और प्रोडक्ट, मेन फैक्टर ये आता है आपके पास, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। यहाँ पे दो चीजें हैं, जिंक और कॉपर, तो रिएक्टेंट कौन होगा और प्रोडक्ट कौन होगा? सर इसमें क्या कहते हैं, हमें इक्वेशन लिखना पड़ेगा। जिंक जो हुआ वो हमारा रिएक्टेंट हुआ, हम्म, और जो दूसरा ZnSO4 है वो प्रोडक्ट हुआ। बिल्कुल गलत। अच्छा, पूरे इक्वेशन का बताइए एक साथ। सर Zn और क्या कहते Zn हैं, प्लस CuSO4। Zn+CuSO4 हमारा CuS रिएक्टेंट्स हुए, और देखिए, ZnSO4 एसओ प्लस सी एसओ हमारा फोर, प्रोडक्ट। हाँ
SO4 तो कोई मतलब है नहीं, तो Cu+2 लिख देता हूं मैं, ठीक है। फिर ये हाँ किस में चला जाएगा, Zn+2 में चला जाएगा, और ये Cu में। मैंने बताया जी था अगर सर। ये सॉलिड स्टेट में होगा आपका, तो यहाँ पे क्या होगा इसका, तो प्रोडक्ट में क्या आया, Zn+2 आया, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, Zn+2, ठीक है, अपॉन में यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cu+2, ठीक है। अब इसमें दे रखा है, यस। क्वेश्चन है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn+2 is 10 times, concentration of Zn+2 is 10 times the concentration of Cu+2। वो अगर तो सर 10 हो Cu+2 गई का इसकी हम रेशियो। x ले रहे हैं, यहाँ पे x ले रहे हैं, तो ये 10x होगा, 10 हो गया सर ठीक है। बेसिकली। तो 10 हो कट जाएगा, होके तो log 10 का वैल्यू 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा। तो ई सेल का वैल्यू जो आया अपने पास, वो आया 1.1 माइनस जी सर। 2.303 RT अपॉन में क्या आ जाएगा, 2F आ अपॉन टू जाएगा। आर 2F। अब यस सर। यहाँ पे डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -NF ई सेल। तो यहाँ पे हम लगा देंगे। अब देख लीजिए एन का वैल्यू कितना आया है, 2 आया है। एफ का वैल्यू एफ ही रहने दीजिए, ई सेल का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, F वन कट हो पॉइंट गया वन सर, टू माइनस टू टू कट हो पॉइंट गया। थ्री जीरो थ्री आर टी अपॉन 2F, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से तो 2 सर वो कैंसिल टू हो जाएगा, पॉइंट टू पॉइंट टू माइनस टू पॉइंट थ्री माइनस जीरो माइनस थ्री प्लस आर हो टी हो जाएगा, तो जाएगा। हाँ, और टू वहां से कट जाएगा, एफ वहां से एफ कट कैंसिल जाएगा, हो तो फिर जाएगा वही जी। बच जाएगा। जी जी। जी सर। और माइनस साइन की वजह से जो टू पॉइंट माइनस 2.0 -2.303 है, वो 303 प्लस वो हो जाएगा, और पॉजिटिव हो जाएगा। -2.2 हो जाएगा। जी जी बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ जी सर। चलिए अब देखिए अपने पास आता है नेक्स्ट टॉपिक कि सर इक्विलिब्रियम। बट इसमें मेरे को बस एक चीज समझा दो, हमें पता कैसे जी, लगा कि कौन सा प्रोडक्ट है कौन सा रिएक्टेंट है। अच्छा, उसी में डाउट है, बाकी सब समझ आ गया। सर आपकी आवाज कट रही है बहुत, बिल्कुल भी नहीं आ रही मतलब। तो ऑडिबल। सर सिर्फ ऑडिबल सुना और कुछ नहीं। अच्छा नहीं, अभी सही हो जाएगा। नाउ एम आई ऑडिबल। यस सर, अब सही है। ओके, तो देखिए हम कहाँ थे, मैंने ये समझा रहा था कि जेड एन सॉलिड में दे रखा है, ZnSO4 एक्वस में दे रखा है, ठीक है, डबल स्लैश, ठीक है, CuSO4 एक्वस में दे रखा है, और आपको Cu सॉलिड में कर रखा है। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Zn सॉलिड में स्लैश Zn+2 एक्वस में, डबल स्लैश Cu+2 एक्वस में, और Cu सॉलिड में, दोनों में किसी भी तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मेरा एक ये सवाल है कि एनोड कौन है और कैथोड कौन है। सर जहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं वो एनोड है। हम्म, आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, कहाँ लूज हुआ है, वैसे तो कर सकते हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से अगर मैं बस आपको ये बता दूं, ऐसे दे दूं एक रिप्रेजेंटेशन, और मैं पूछूं आपसे कि कहाँ एनोड है और कौन कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड सर है, तो लेफ्ट आप, वाला एनोड है, राइट वाला एनोड है कैथोड। बिल्कुल। और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन होता है, सर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होता है, और इस पे रिडक्शन होता है। यहाँ पे भी दिख रहा है कि ये जीरो सॉलिड में है, जीरो है, जीरो से ये +2 में जा रहा है। यहाँ भी दिख रहा है ये जीरो से किस में जा रहा है, +2 में जा रहा है, और ये +2 से जीरो में जा रहा है, यानी
इसका रिडक्शन हो रहा है। तो हम एनोड हाफ रिएक्शन या फिर क्लास 11th के हिसाब से और रेडॉक्स रिएक्शन के हिसाब से ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखते हैं। तो Zn सॉलिड से ये Zn+2 में चला गया और Cu+2 से ये किस में चला गया, Cu सॉलिड में चला गया। ठीक है, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस। ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है और ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। अगर इसको और अच्छे से लिखना है तो इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया और इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया। अब इन दोनों को जब हम लिखेंगे, ऐड अप करेंगे, तो हमारे पास क्या मिलेगा, Zn सॉलिड प्लस Cu+2 एक्वस विल गिव Zn+2 एक्वस प्लस में Cu सॉलिड, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल। अब खुद ब खुद देखिए कि ये दोनों के दोनों क्या है, प्रोडक्ट में है, और ये दोनों के दोनों क्या है, रिएक्टेंट में है। लेकिन एक्टिव मास या मोलारिटी का इन टर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Cu, कोई भी चीज सॉलिड में होता है उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। इसका भी वैल्यू क्या हो जाता है, 1। तो ये प्रोडक्ट में आएगा और ये किस में आएगा, रिएक्टेंट में। जी ठीक है, हाँ जी सर। स्लाइड चेंज करूं। Yes, sir. चलिए, अब देखिए अपने पास नया जो टॉपिक आ रहा है उसमें क्या है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इंक्लूड करेंगे हम लोग। तो यहाँ लिख रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन। अब इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन की जब बात करते हैं तो देखिए यहाँ इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, तो इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी का वैल्यू क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी का वैल्यू बताइए। सर 0। डेल्टा जी का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, और डेल्टा जी अगर लेस देन 0 हुआ तो ये क्या होगा, आपका स्पॉन्टेनियस होगा, और ग्रेटर देन हुआ तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो। फॉरवर्ड जाएगा। ठीक है, और अगर आपका डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 होगा तो वेरी गुड, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, और ये किस में जाएगा, बैकवर्ड में जाएगा कि नहीं। जी सर। अब देखिए अपने पास क्या आता है, ये डेल्टा जी इक्वल्स टू 0 पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, NF ई सेल इज इक्वल टू डेल्टा जी होता है, होता है। Yes, sir. अब डेल्टा जी का वैल्यू 0 रख देंगे तो ई सेल का वैल्यू जो आएगा वो कितना आ जाएगा, सर 0 0। आए। बस अब देखिए नर्स्ट इक्वेशन को फिर से उठाएंगे, नर्स्ट इक्वेशन को जब उठाएंगे हम तो ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF, और यहाँ क्या आ जाएगा, log टू द बेस 10, और यहाँ प्रोडक्ट अपॉन में क्या आ जाएगा, रिएक्टेंट आ जाएगा कि नहीं। यस सर। अब सिंस हमने आपको पहले ही बताया था कि जो Q होता है रिएक्शन कोसेंट वो क्या होता है, P अपॉन R होता है, अदर देन इक्विलिब्रियम, अदर देन इक्विलिब्रियम। लेकिन एट इक्विलिब्रियम पे K इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये कब होता है, एट इक्विलिब्रियम पे। हाँ जी सर। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्ट देखिए इसको केसी से, जनरली हम केसी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किससे, केसी से। तो हमारे पास क्या है कि ई सेल का वैल्यू 0 है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे मैं लिख रहा हूँ ई सेल का वैल्यू 0, ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF और लॉग, ठीक है, टू द बेस 10, और केसी डायरेक्ट लिख दूंगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, क्योंकि हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। जी सर। तो यहाँ पे ई नॉट सेल का जो वैल्यू आएगा अपने पास, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, log KC टू द बेस 10। जी सर। ठीक है, अब बस यहाँ पे कर लेंगे, log KC का वैल्यू निकल गया आपका, ये वाला भी एक फॉर्मूला हो जाएगा। अगर आप चाहें तो log KC टू द बेस 10 इज इक्वल टू, आप ये भी लिख सकते हैं कि ई नॉट सेल, बस अब इधर उधर मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, NF अपॉन 2.303 RT लिख सकते हैं। जी सर।
और ये पता है कि f अपॉन 2.303 RT का वैल्यू क्या होता है 0.059, तो यहाँ पे log KC टू द बेस 10 इज इक्वल टू, मैं ये भी लिख सकता हूँ कि E नॉट सेल और इनटू n तो यही रहेगा और ये क्या हो जाएगा 0.059। जी सर। तो ये सारे फॉर्मूले हो जाते हैं, रिलेशन हो जाता है बिटवीन केसी एंड नर्स्ट इक्वेशन, यही सेल वगैरह के। तो सर इसको हम नॉर्मली जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो डायरेक्टली यूज कर लें, बेटर हाँ रहेगा। डायरेक्टली यूज कर सकते हैं आप। जी सर। हो गया। एक मिनट सर। सर इसको क्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्मूलाज करके लिख लूं साइड में? हाँ लिख सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। इस पूरे चैप्टर में अब आपके पास नर्स्ट इक्वेशन से ही सारी चीजें रिलेटेड होगी अनटिल और अनलेस हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस पे पहुंचते हैं। जब तक सर और कितना बड़ा चैप्टर है ये? ये चैप्टर बड़ा है, अच्छा खासा बड़ा है। अभी अपना इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइटिक बचा हुआ है, फिर से अपना बैटरीज बचा हुआ है, तो और अपना काफी गैप हो गया बीच में। नहीं तो मेरे ख्याल से अब तक कंप्लीट होने वाला रहता, या हो गया होता मेरे ख्याल से कम 3 से 4 क्लास गैप मिस तो हुए। हमारा एक वीक का ही आया था ना? एक वीक का गैप, फिर फ्राइडे क्लास। एक वीक मतलब 2 क्लास इधर मिस हुए हैं और एक क्लास फ्राइडे, 3 क्लास। तो सर एक काम करते हैं ना, इस हफ्ते पूरी क्लास रख लेते हैं, फटाफट हो जाएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। रख ले वेडनेसडे सर। में एक रख लेते हैं, हाँ एक वेडनेसडे में रख लेते हैं। ये जो क्लास इसी कंप्लीट कर लेंगे 3 क्लास में। 2 क्लास में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, थर्ड क्लास में कोई फोर्थ चैप्टर शुरू हो जाएगा। सर एक क्वेश्चन है, जी। अगर हम इसको इतनी जल्दी खत्म कर सकते हैं तो हाँ हम एक महीने में बैठ के सिलेबस क्यों नहीं खत्म कर लेते हैं? नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी ना, क्योंकि आपके पास मुझे एक कोई प्रॉब्लम सब्जेक्ट नहीं नहीं होगी है सर। ना। नहीं आपके पास एक सब्जेक्ट नहीं है ना। सर अगर एक महीने में मेरा एक सब्जेक्ट खत्म हो रहा है, मैं क्यों नहीं करूंगा? तो फिर आप उतना प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। लाइक अगर देखिए यहाँ पे अगर सोच रहे हैं आपकी सर फिर एक काम कर सकते हैं ना, फिर सैटरडे संडे जैसे हमारी केमिस्ट्री हो गई, तो सैटरडे हाँ संडे बैठ के मैं पेपर कर सकता क्वेश्चंस, हूँ कोई, जो आप मुझे भेज दो या कुछ ऐसा कर सकता हूँ, उससे मेरे रिवाइज भी होते रहेंगे साथ साथ। हाँ ये कर सकते हैं। वो बेटर रहेगा ना, कम से कम एक दिमाग से बोझ भी चला जाएगा कि केमिस्ट्री पढ़ी है, वो खत्म हो जाएगी। हाँ तो एक काम करते हैं सर, इस महीने बैठ के ना खत्म ही कर देते हैं, स्कूल खुलने से पहले पहले ही कर देते हैं, बेटर है। स्कूल कहाँ खुलेगा? स्कूल सर मेरा 6 से खुल रहा है। तो ऑनलाइन होगा ना, ऑफलाइन नहीं होगा ना। ऑनलाइन होगा सर, मतलब सुबह का टाइम फ्री होता है ना, अभी सुबह का टाइम तो वेस्ट ही होता सारा। अच्छा अच्छा। हाँ तो सुबह सर अगर आप फ्री होते हो तो सुबह क्लासेस रख लेते हैं। सुबह में कितने बजे? लाइक ट्यूसडे और सैटरडे बस फ्री नहीं है सुबह में, सर से बात करेंगे एक बार। ट्यूसडे फ्री हो सर? सुबह बेस्ट है सर, कल फिर कल सुबह रख ट्यूसडे और लेते हैं, कितने बजे फ्री नहीं होते नहीं हो? ट्यूसडे और सैटरडे मेरी बहुत ज्यादा क्लास होती है, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा ट्यूसडे और ओ, उसके सैटरडे, उसके अलावा फ्री होते हैं सर? हाँ उसके अलावा कर सकते हैं थोड़ा बहुत। सही है सर, फिर एक काम करते हैं, वेडनेसडे रखते हैं सुबह। सुबह कितने बजे रख सकते हैं सर? वेडनेसडे में सुबह 8 बजे रख लीजिए। एक मिनट सर, मैं ना 9 बजे। साथ साथ निष्कर्ष सर को टाइप ही कर रहा हूँ, नहीं तो फिर पता नहीं क्या है, कहीं चली जाती है बात। एक मिनट सर। हाँ, सर 8:30 वेडनेसडे या एट फिर थर्टी वेडनेसडे में तो वैसे शाम में भी कर सकते हैं हम लोग। सर लाइक शाम को भी जो रख अभी लेंगे, आप अपनी, बताओ कितने बजे रखनी है? अरे शाम को जो नॉर्मल क्लास चलती है उस टाइम पे। ठीक है सर, नॉर्मल क्लास कितने बजे होगी सर हमारी? एक दिन में एक क्लास काफी नहीं होगा क्या? आपने सर ही अब वो बस, अब हाँ सर खत्म करते हैं, मैं कह रहा हूँ, मैं आप मुझे प्रैक्टिस क्वेश्चंस दो, मैं वो करके रखूंगा। पूरी खत्म ओके। करते हैं। तो तो अभी एक, तो सर एक महीने का ही है, उसके बाद तो फिर ये भी कर सकते हैं ना कि सिर्फ डाउट क्लासेस लगा दें, या जब लगे कि रिवीजन की जरूरत है तब कर लें। हाँ हाँ। है तो एक बार गई। तो सर @7 इवनिंग। और सर फिर थर्सडे भी फ्री हो? थर्सडे में तो अपनी क्लास होती है ना, नहीं वेडनेसडे फ्राइडे में होती है। वेडनेस फ्राइडे होती है सर। थर्सडे में, हाँ थर्सडे में
देखना थर्सडे पड़ेगा कितने एक बजे बार फ्री इसके होगे? लिए, थर्सडे में देखना पड़ेगा क्योंकि टीटीएस में मेरा क्लासेस ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा ट्यूसडे और सैटरडे में। हाँ थर्सडे हाँ, में फिर नहीं, थर्सडे सुबह थर्सडे फ्री में नहीं, होगे? थर्सडे में मेरी क्लास होगी 9 बजे तक। रात के 9 बजे तक, ओके। हम्म, एंड सर थर्सडे सुबह? में फ्री दीजिए। सुबह में वही शुरू हो जाती है 9 AM, 9 AM तो 9 to 9 हो जाता है वो। अच्छा ओके, फिर तो काफी हेक्टिक हो जाता हो। हाँ काफ़ी एक्टिव हो जाता है। अ, आप एक दिन सर से तक कॉलेज पहले, उसके बाद आगे देखते हैं। वेडनेसडे में फिर मैं आपको थर्सडे वाला टाइमिंग बता दूंगा, ऐसे भी सही रहेगा क्योंकि कभी कभी जी क्लासेस सर, ऐसे कैंसिल हो कर जाते हैं लेते ना। हैं। हम्म, जी सर, मैंने निष्कर्ष सर को लिख दिया है कल के लिए, कल के, सॉरी, कल ट्यूसडे वेडनेसडे है। के लिए। वेडनेसडे। वेडनेसडे के लिए सर, वेडनेसडे 8:30 AM, और क्या कहते हैं, 7 PM। ओके, ये यस सर, लिख लिया मैंने आपने? निष्कर्ष सर को लिख दिया। यस सर। ओके, ये लिख लिया आपने? ये सर लिख लिया। ओके, स्लाइड चेंज जी सर। के लिए क्वेश्चन और करते हैं, और इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यस सर। फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल at 25 degree centigrade for H2SO4 aqueous slash PT H2 180। ये प्लैटिनम जो होता है ना, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, एज इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है, ठीक है। और इसका है 0.05 M H2SO4 का मोलारिटी। तो हमें निकालना है क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, ई सेल निकालना है बेसिकली। हो गया, क्वेश्चन सर लिख लिया आपने? हाँ सर, क्वेश्चन तो लिख लिया था। कुछ समझ आया? सर मतलब इसमें हुआ क्या है, इसमें ना ऑक्सीडाइज हुआ है ना कुछ हुआ है। ऑक्सीडाइज हुआ है, सर बट आपको क्या देखने की ऑक्सीडाइज हुआ जरूरत है। है? आपको बस देखने की जरूरत है, देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है। अच्छा सर, H2 आ गया, ओके समझ गया, तो एच टू एस इसमें ओ फोर जो है किस में जा रहा है, H H2 में प्लस। जा रहा है, एच हाँ प्लस समझ और गया, एसओ H फोर प्लस। माइनस टू में जा रहा है। अभी ये देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे चीजें उलट जाएंगी अभी के अभी, ठीक है। जी तो सर। ये ऐसा जाता है, और ये एक्चुअल में इसका मोलारिटी निकालने के लिए ये लिखा गया है, ठीक है, ये मेन रिएक्शन नहीं है। तो यहाँ पे इसका 0.05 M है। तो देखिए यहाँ पे इसका H2SO4 का 1 मोल से H प्लस का 2 मोल देता है कि नहीं। हाँ जी सर। इसका 0.05 मोल के होने की वजह से इसको 2 × 0.05 विच मीन्स जीरो पॉइंट 0.1 वन हो गया। एम होगा कि नहीं? ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे ये प्लस में है और यहाँ पे ये जीरो में है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपका H प्लस जो है, जिसका मोलारिटी 0.1 M है एक्वस में, ये जा रहा है आपका प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है यहाँ पे H2 में, जिसका H2 मतलब गैस, तो इसका प्रेशर 180 M है और इसका बट मोलारिटी H प्लस की तो 0.1 है। 0.05 नहीं होगी, क्योंकि हम तो टू नहीं, एच की निकाल रहे थे। तो नहीं नहीं, तो लेकिन अपना H2SO4 है ना, तो H2SO4 में हमेशा 2H प्लस देगा ना, H प्लस तो नहीं देगा ना। नहीं सर। H2SO4 में अगर डिसोसिएट होगा तो वो 2H प्लस देगा। जी सर।
तो हमारा H प्लस का टोटल जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना आएगा, 0.1 आएगा। अच्छा 0.1 आएगा, यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर रिएक्शन लिखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये किस में कन्वर्ट हो गया, H2 में कन्वर्ट हो गया। यस सर। अब हम यहाँ पे निकालेंगे ई सेल। ई सेल इज इक्वल टू, आपको पता है, ई नॉट सेल माइनस 0.059 लिख सकते हैं अपॉन में n log टू द बेस 10 और यहाँ पे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब ई सेल निकालना है तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जी सर। हाइड्रोजन जो होता है वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कहते हैं इसको। मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं इसको। ठीक, एक मिनट रुक जाइए। देखिए यहाँ पे बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल का वैल्यू जो होता है हाइड्रोजन का, वो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। बेसिकली हमने जो वैल्यू निकाला है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का अलग अलग मेटल और नॉन मेटल का, उसमें हाइड्रोजन को हमने रिफरेंस एलिमेंट माना है। और हाइड्रोजन का रिफरेंस में एलिमेंट माना है, जैसे ओरिजिन पर रख दिया है, तो हाइड्रोजन का जो पोटेंशियल है वो जीरो आता है, इसके ऊपर कुछ और आता है और इसके नीचे कुछ और आता है। जी बात सर। समझ में आया। जैसे आप हाँ जी। पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, जहां आप बैठे हैं उसको आपने रिफरेंस मान लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, इसके टेंशन ऊपर जीरो आ जाएगा। जाएगी। हाँ, तो उसी तो बढ़ हिसाब से जाएगी। हाइड्रोजन, हाँ, नीचे जाएगा। उस हिसाब से देख लेंगे। तो हाइड्रोजन को हमने रिफरेंस इलेक्ट्रोड मान रखा है, रेफरेंस पोटेंशियल मान रखा है। ठीक है, तो यहाँ जी पे सर। इनवर्ट सेल का वैल्यू जीरो आ जाएगा, फिर 0.059 और में एन का वैल्यू कितना आ रहा था, 2 आ रहा था। 2 आ रहा था ठीक है, सर। लॉग टू द बेस 10 और यहाँ पे प्रोडक्ट में H2 आ रहा था जिसमें 1 एटीएम था और यहाँ पे H प्लस आ रहा था, यानी 0 पॉइंट, जीरो यहाँ पॉइंट पे वन देख, एक मिनट देख लीजिए, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है, तो प्रोडक्ट में क्या आएगा, प्रोडक्ट में क्या आएगा, ये तो उल्टा हो गया। प्रोडक्ट में अपने पास क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट में सर। प्रोडक्ट में तो वो एच एच ही आएगा ना, 2H। हम्म, हम्म, H2 हो गया अपने सर, पास मतलब। प्रोडक्ट में, हाँ, अपने पास प्रोडक्ट में तो ये आना चाहिए H2 जिसका हाँ 1 सर। एटीएम है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्रेशर है तो 1 आ जाएगा, और 1 आ अपॉन में जाएगा। H प्लस का स्क्वायर है तो 0.1 का जीरो स्क्वायर, पॉइंट वन का स्क्वायर हो गया, जीरो यानी पॉइंट 10 जीरो वन रेस्ट, एक काम करते हैं, 10 रेस्ट टू द पावर माइनस वन का स्क्वायर कर देता हूँ। 100 10 हो गया रेस्ट टू सर। द पावर माइनस वन का स्क्वायर, तो 10 रेस्ट टू द पावर माइनस टू हो जाएगा। अब बस इसे सॉल्व कर लेंगे, माइनस 0.059, लॉग जीरो 10 पॉइंट रेज़ टू जीरो पावर 100 हो फाइव गया। नाइन अपॉन टू, लॉग 10 रेस्ट टू द पावर टू हो जाएगा, टू इधर आएगा तो इधर क्या बचेगा, माइनस 0.059 इंटू, इंटू कुछ नहीं बचेगा, तो कुछ नहीं यही सर, इसका कट हो इलेक्ट्रॉन जाएगा, ई यस सेल सर। हो जाएगा, वोल्ट, जी सर। ये हो जाएगा बस। समझ में आया। ये जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होता है, आईयूपीएसी ने इसे रेफरेंस माना, जिसको हम नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। यहाँ लिख देता हूं मैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको हम सी भी कहते हैं, SHE, या फिर नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, NHE कहते हैं। ठीक है, इसको रेफरेंस मान के हमने वैल्यू निकाला जिसमें इसका वैल्यू जीरो आता है, इसी के हिसाब से सबको कैलकुलेट किया हमने। एक्सक्यूज मी सर। जी, सर आज क्लास 1 घंटे की रखें, 8 बजे तक। नो प्रॉब्लम। जी सर, मेरी थोड़ी बॉडी एक हो रही थी। ओके, ओके, ये लिख लिया आपने। यस सर। चलिए एक और सवाल इस पे करते हैं ताकि पता चल जाए आपको एग्जैक्टली है क्या। तो फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एन इलेक्ट्रोड
in contact with a solution whose pH is 10. ये क्लास 11 से कनेक्ट कर दिया पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम के, आयनिक इक्विलिब्रियम। अब इस पीएच से क्या पता लगेगा? पीएच से क्या पता लगना चाहिए, सबसे पहले इसमें देखिए क्या बोल रहे हैं, फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 25 डिग्री अच्छा, ओ सेंटीग्रेड पीएच फॉर से एन पता लग गया इलेक्ट्रोड। कि ये बेस है तो इसमें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज हुए हुए हैं, तो ये बेसिकली हमें वो पता लग जाएगा। हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है ना, हाँ हाँ हाँ। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए हमें क्या चाहिए, ई सेल। देखिए जरा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन log टू द बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन रेट। अब हमें चाहिए क्या, और क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, ठीक है, हमें ई सेल निकालना है। अब खुद बताइए आप कि ई नॉट सेल का वैल्यू क्या होगा। Find the electrode potential at 25 degrees C for an electrode in contact with solution whose pH is 10. पीएच की बात कर रहा है, यानी एच की कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा है। अच्छा, हो हाँ जी सर। ठीक है, पीएच इज इक्वल टू 10 का मतलब ये थोड़ी है कि वो बेसिक ही होगा, एच प्लस भी तो देगा कुछ ना कुछ। नो डाउट वो हाँ बेसिक सर, होगा, लेकिन कुछ ना कुछ एच हाइड्रोजन प्लस देगा। कंसंट्रेशन ठीक देगा। है, हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन यानी H2 से, तो H प्लस में तो जा ही रहा होगा, तभी तो हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन देगा। यस सर। ठीक है, अब देखिए, अब ये हाइड्रोजन की बात आई तो ई नॉट सेल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। सर वैसे जब 0.059। जब आप और पूछो ना इसके ई हिसाब नॉट की वैल्यू क्या होगी ऐसे क्वेश्चन में, तो वो 0 ही होगी, क्योंकि और कुछ तो आप प्रिडिक्ट कर नहीं सकते, तो 0 ही आएगी। हाँ, या तो हम इंक्रीजिंग मैं बोलने डिक्रीजिंग वाला ऑर्डर था में 0, सोच लेकिन सकते फिर हैं। मुझे लगा पूछोगे कैसे, तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। अच्छा, नहीं तो हाइड्रोजन की तो जीरो जीरो ही होती है। अब ये H2 से H प्लस में जा रहा है, तो 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना आ गया, 2 आ गया। लॉग टू द बेस 10 प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, H प्लस का स्क्वायर अपॉन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, ये तो 0 हो गया, ये 0.059 हो गया अपॉन 2। अब हमें H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, तो पीएच इज इक्वल टू 10 दे रखा है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है आपका, H प्लस इज इक्वल टू डायरेक्ट सीधे सीधे 10⁻⁻10 हो जाएगा। ठीक है, लॉग के पावर में चला जाता है और फिर ये वैल्यू दे देता है आयनिक इक्विलिब्रियम के हिसाब से। ठीक है, जितना पीएच का वैल्यू दे रखा है ना, उतना माइनस में पावर चला जाता है, अगर कॉन्सेप्ट याद ना हो तो, अगर फॉर्मूला याद ना हो तो। ठीक है। सर मेरे को याद ही नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे अभी ध्यान में रखिएगा आप कि ठीक है, कि यहाँ पे अगर आपके पास पीएच का वैल्यू 10 दे रखा है, ठीक है, तो ये हमेशा जी 10 सर। रेज टू द पावर -10 में जाता है, हमेशा 10 रेज। जैसे मान लीजिए पीएच का वैल्यू अगर दे दिया 5, तो इसका मतलब H यस सर, प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो 10 10 रेज़ टू रेज टू द पावर पावर -5 हो -5। जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन इसका आ गया। जी सर। लॉग टू द बेस 10 H प्लस का यानी 10 रेज टू द सर इससे एक और चीज पता लगती स्क्वायर है हो जाएगा। सर इससे एक और ये चीज पता लगती है कि अगर पीएच कम है, मतलब अगर एसिडिक है, तो उसकी हाँ, कंसंट्रेशन कम होगी कंपेयर टू अ बेस। कम नहीं, सॉरी, ज्यादा होगी। मतलब पीएच का वैल्यू ना, हाँ मतलब पीएच अगर का पीएच वैल्यू, सपोज कम है, तो वो 10⁻⁻2 हो हाँ सकता हाँ है, वो -3 हो सकता है। एग्जैक्टली तो exactly, नहीं, कंसंट्रेशन कम होती रही। कम कम नहीं, ज्यादा होती है एक्चुअल में। अगर एक बात बताइए, 10 रेज टू द पावर 2 बड़ा या 10 रेज टू द पावर -3 बड़ा। सर 10⁻⁻2 बढ़ा है, 2 बड़ा तो कॉन्सेंट्रेशन तो H प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ ज्यादा ना, होती है। जी ज्यादा सर, होती अच्छा है ना, हाँ। हाँ। यस तो सर। इसलिए तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, कि वैल्यू रख दिया मैंने 10 रेज टू द पावर -2 का स्क्वायर, जी सर। -10 का पावर 2, और ये H2 चूंकि ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो 180 सर ये स्टैंडर्ड यहाँ पे कंडीशन के लिए लिख स्क्वायर दिया। क्यों आया ऊपर, एच प्लस के क्योंकि ऊपर स्क्वायर क्यों आया? यहाँ पे इक्वेशन देखिए, अच्छा, 2H+ है, टू ओके एच जी सर, प्लस है। समझ। अभी यहाँ पे ये आ जाएगा 0.059, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, ये 20 हो जाएगा और 20 सीधे इधर आ जाएगा, और जी ये सर। 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, 0.59 वोल्ट। हाँ यस सर। तो ये सेल आ गया।
log 10, हाँ ठीक है सर, डन, समझ गया। आज हमें स्टार्ट करना था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे वेडनेसडे में। जी सर। ठीक है, तो वेडनेसडे में अच्छे से रेडी होकर रहिएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज शुरू करना है, तो उसी हिसाब से अगर सुबह में क्लास हुआ तो मैं एक्सटेंड भी कर दूंगा, अगर आगे कोई क्लास नहीं हुआ तो। डन सर। ठीक है, चलिए फिर आज इतना ही रहते हैं फिर। अ, और कुछ ये- पूछना है? नहीं सर, कुछ पूछना नहीं है सर, मेरे को बस थोड़ा ये बता दो, अगर मुझे रिवाइज करना हो सारा जितना अभी हम अब तक हमने किया है, तो हमने मैं बस किस तरीके थर्ड से करूँ, चैप्टर सीधा करना है। नोट्स पढ़ लूँ? देखिए, अगर आपके पास मतलब दिमाग में सारी चीजें चल रही हैं तो आप क्वेश्चन करना सीधे शुरू करिए। अगर क्वेश्चन में ज्यादा प्रॉब्लम आती है तो नोट्स पढ़िए फिर क्वेश्चन करिए। ठीक है, जी सर, समझ गया। क्वेश्चंस करने से कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होता है। अगर आपको नोट्स पहले कंफर्टेबल है कि पहले नोट्स पढ़ लूँ, सर के कराए हुए क्वेश्चंस कर लूँ, तो पहले वो कर लीजिए। ठीक है, उसके हम्म। बाद आप ये कर लीजिए क्वेश्चंस, लेकिन जरूर करिए। असाइनमेंट का एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। बच्चे जेई वाले सोचते हैं एनसीईआरटी एकदम ही बेकार है, छोटे लेवल का है, लेकिन ये उनकी भूल होती है, पहले बता रहा हूँ। सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर मेरे को रिवाइज करनी है तो मैं सीधा हाँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिवाइज कर सकता हूँ ना? मेरे को फर्स्ट चैप्टर तो रिवाइज करने की जरूरत नहीं है ना, सॉलिड स्टेट उसके नहीं लिए? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं, सॉलिड स्टेट पूरा मतलब पूरा ही डिफरेंट है। सॉलिड स्टेट आपने देखा होगा, हाँ सर, सॉल्यूशन कुछ में भी आपका सही नहीं है। एकदम ही डिफरेंट है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका एकदम ही डिफरेंट है। 11th से रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा था, उसमें से थोड़ा बहुत मिल रहा था ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जो आपको 10th में भी आता है। ठीक है, सर सॉलिड सॉल्यूशन की स्टेट तो बात। मेरे को याद है, सॉलिड स्टेट तो मेरे को सॉलिड काफी हद तक स्टेट में, याद है। हाँ, तो सॉलिड स्टेट को एकदम ही स्ट्रांग कर लीजिए। किसी भी चैप्टर को ऐसे स्ट्रांग करिए कि कहीं से कुछ भी पूछे आप उसे क्रैक तो कर इसे लें। फिर एक काम करता हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिवाइज करने की जगह आज बैठ के मैं सॉलिड स्टेट रिवाइज कर लेता हूँ और फिर उसके क्वेश्चंस कर लूंगा। हाँ, सॉलिड स्टेट ज्यादा बड़ा भी नहीं है। आपको वही क्रिस्टलिन एमॉर्फस करना है स्टार्टिंग में, उसके बाद कहाँ पे, सीधे यूनिट सेल पे आइए। बीसीसी, एफसीसी, हेक्सागोनल। ठीक है, उसके बाद उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितना है, पैकिंग एफिशिएंसी निकालिए, डेंसिटी वगैरह देखिए। ठीक है, यही सारी जी चीजें सर। हैं, और फिर हो जाता है ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, टेट्राहेड्रल वर्ड्स। वो उसके तो बाद कोई नहीं सर, आपके पास, सही है। उसके बाद आपके पास आ जाता है इम्परफेक्शन इन सॉलिड सर एंड देन केमिस्ट्री में मैग्नेटिक ना, प्रॉपर्टी। हाँ केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन था जो सर करा रहे थे, इम्बेसाद सर ने कराया था जब हमारी वो हुई थी ना वर्कशॉप। हाँ हाँ, वर्कशॉप। वर्कशॉप के टाइम पे एक क्वेश्चन था, हम्म, a compound of formula A2B3, कंपाउंड ऑफ फार्मूला A2B3। A2B3 has the हम्म, HCP lattice. HCP। Yes sir, HCP lattice. ओके, And तो आपने नहीं करवाया? which atom forms the HCP lattice and what fraction of THV is occupied by the other atoms? THV शायद वो था सर, tetrahedral voids. टेट्राहेड्रल, तो इसमें दे रखा है कंपाउंड ऑफ फार्मूला A2B3। A2B3, yes sir. A2B3 has the HCP lattice, hexagonal close packing, which forms the HCP lattice, and which atom forms the HCP HCP lattice? ठीक lattice है, and what HCP lattice fraction of? tetrahedral words is occupied by other। ठीक है, Yes sir. अब देखिए यहाँ पे बेसिकली ये जो क्वेश्चन ना एकदम ही उल्टा पूछा है। उल्टा इन द सेंस कि हमें तो हर तरीके से आना चाहिए। हमें ये जी सर। बताता है कि ये एटम यहाँ पे है, ठीक है, ये इतना टेट्राहेड्रल वर्ड्स कवर कर रहा है, तो हमारा कितना एटम, मतलब कौन सा फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, यस सर। अब ये A2B3 टाइप है, तो A2B3 मेरे हिसाब से तो बी जो होना चाहिए वो आपका HCP पे जाना चाहिए। और आपका जो यहाँ पे ए है, ये टेट्राहेड्रल वर्ड्स बना तो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, टेट्राहेड्रल वर्ड्स इज ऑक्यूपाइड बाय द अदर एटम्स, व्हाट यस फ्रैक्शन। सर। व्हाट फ्रैक्शन? सर ऑप्शन दी हुई है, हम्म, HCP lattice A, comma 2/3 tetrahedral void B, HCP lattice A 1/3 tetrahedral void B,
HCP lattice B 1/3 tetrahedral void A, HCP lattice B 2/3 tetrahedral void A. तो ऑप्शन में ये दे रखा था ना, HCP लैटिस बी और 1/3 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। हाँ जी सर। 1/3 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो इसी को हम सॉल्व करेंगे बस। कि HCP लैटिस में अपने पास ये पूरा मतलब थोड़ा सा मुश्किल हो गया ऐसे रिप्रेजेंट करना। कॉर्नर वॉर्नर देखेंगे हम लोग यहाँ पे। सर यहाँ वही पे ना, इसमें HCP कोई फिगर लैटिस भी है। नहीं, इसमें कोई फिगर भी नहीं दी हुई है और ये ऐसे ही हाँ करना था। मतलब ये वाला है जो मैंने बनाया था ना ऐसे ऐसे करके, जो एक HCP बनाए थे हम लोग। जी सर। ठीक है, NCERT में भी दे हेक्सागोनल रखा होगा। क्लोज पैटर्न। हाँ हाँ, सर, इसमें आंसर है HCP लैटिस बी वन बाई बी थ्री वाला होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड ए। टेट्राहेड्रल वॉइड्स यही है। हाँ, तो सर ये कैसे तो आया? यहाँ देखिए, यहाँ पे अपने पास क्या है, इसमें कॉर्नर टोटल कितना है? टोटल कॉर्नर 12 है, और हर एक जी का सर। कंट्रीब्यूशन 1/6 मैंने बताया था। ठीक है, जी सर। तो यहाँ पे टोटल एटम्स जो आएंगे वो कितना आ जाएंगे? 2 टू एटम्स हो एटम्स गए। आ जाएंगे। अब यहाँ पे फेस सेंटर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो फेस सेंटर जो होगा वो कितना होगा? 2 मैंने बताया था आपसे, 2 × और हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2, तो यहाँ पे कितना यस हो सर। जाएगा? 1 एटम। और यहाँ पे हम जी बात सर। करेंगे BCC की, तो BCC में बॉडी सेंटर की बात कर रहे हैं, 3 सेंटर एटम। ये कितना एटम हो जाएगा? 3 एटम्स हो जाएगा। 3 एटम टोटल हो एटम्स जाएगा। जो होगा वो कितना है? 6 एटम्स हो गया। जी सर। अब हमने इसमें क्या कर लिया कि बी को सपोज कर लेते हैं हम, हमारे पास बी जो है वो HCP बना रहा है। क्या बना रहा है? HCP बना रहा है। HCP। तो HCP बनाने के लिए नंबर ऑफ बी एटम जो है, नंबर ऑफ बी, वो कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। जी सर। 1 मिनट, नंबर ऑफ बी जो होना चाहिए वो 6 तो होना चाहिए। और एक और चीज़ था ना, टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल को कहाँ फिट करेंगे? अच्छा, टेट्राहेड्रल में 4 बनता है और HCP में 6, तो ये 2B3। तो ये 2B3 कैसे आया जब 6 का ये 1/3 बताया था ना मैं? हाँ जी सर, A 1/3 इंटू 12 करके कुछ आया जब मैंने सर से पूछा था। 1/3 इंटू 12 इज वन इक्वल टू 4। 1/3 × 12, इज वो इक्वल तो टू 4। मतलब 1/3, वो उसका वो दे रखा होगा। 1 मिनट रुक जाइएगा। यहाँ पे HCP पे हमने सपोज तो कर लिया, HCP पे क्या है अपने पास? B है। अब देखिए यहाँ पे क्या है अपने पास कि जो वॉइड्स है आपके पास, ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो यहाँ पे 1/3 से मल्टीप्लाई क्यों होगा? सर वही तो बताइए। समझ नहीं अच्छा, 1/3 से। यहाँ पे देखिए अपने पास है क्या कि 12 वॉइड्स की जब बात कर रहे हैं हम लोग, टेट्राहेड्रल वॉइड्स की, है। तो यहाँ जो कंट्रीब्यूशन होता है बेसिकली, तो वो एक कॉर्नर से 1/3 का कंट्रीब्यूशन होता है। इसलिए हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है? 4 आ जाता है। और आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा इजीली। तो यहाँ पे इस वजह से ये जो ए है वो 1/3 कंट्रीब्यूट करता है, और जो बी है आपका HCP बनता है। और HCP में हमने क्या ले लिया? HCP में हमने क्या ले लिया? 6 ले लिया था। यस सर। ठीक है, तो अब इसको और नॉर्मलाइज करेंगे तो ये क्या बनेगा? ए टू ए बी टू बी थ्री तो थ्री बनेगा। ठीक है, जी सर। इसी वजह से बनता है। इसमें थोड़ा सा, इसमें अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, खासकर HCP पे, क्योंकि इसमें जब 3D में बात होता है ना तो थोड़ा सा समझ में नहीं आता है। ठीक है, और जी इसका सर। हर एक क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर्स का करना है, हर एक क्वेश्चन, तभी कुछ होगा। ठीक है, जी तभी सर। क्वेश्चंस हो पाएंगे, नहीं तो देखिए अगर आसान वाला क्वेश्चन पूछेगा तो सबसे हो जाएगा। लेकिन हाँ जी HCP का सर। जब, और HCP, और फिर यहाँ पे कभी कभी सॉरी, FCC की बात करता है और CCP की, तो इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन आते हैं। तो इस पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए आप। जी ठीक है, सर। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। और जितने भी डाउट्स हैं, और भी हैं क्या कुछ? नहीं सर, अभी तो और कोई नहीं है। चलिए ठीक है फिर। जी सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट सर।